सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान का लेसन नंबर 3 समानता करने वाले हैं। इस लेसन का जो प्रश्न करने वाले हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आपकी फाइनल परीक्षाओं में आता है। प्रश्न का नाम है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता व्यर्थ है, सिद्ध कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें दो शब्द आए हैं, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम इन दोनों का अर्थ अच्छी प्रकार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ, या ये कह लीजिए राजनीतिक समानता का अर्थ। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना। व्यक्ति को इसमें अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण निर्णय का राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग कर सकता है। उसे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और निर्वाचित होने का अधिकार भी होता है। वह किसी की भी आलोचना कर सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, अपनी इच्छा से वोट डाल सकता है। ये सारी की सारी क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का भाव यह है कि अपनी इच्छा से अपना वोट डालना, चुनाव में खड़ा होना, अपने प्रतिनिधि को चुनना, उच्च पद प्राप्त करना, ये सारी की सारी राजनीतिक स्वतंत्रता है। आर्थिक समानता का अर्थ क्या है, यह भी जान लो। आर्थिक समानता का साधारण शब्दों में अर्थ है कि समाज से आर्थिक असमानता को दूर किया जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय और संपत्ति समान हो। इसका अर्थ यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने व अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आर्थिक समानता के लिए निम्नलिखित बातों का होना बहुत जरूरी है। जैसे नंबर 1 पे अगर हम देखें, समान अवसरों की प्राप्ति। दूसरा बिंदु जो है इसमें समान कार्यों के लिए समान वेतन। तीसरी जो बात है, आर्थिक समानता को कम किया जाए। नंबर 4 पर है आर्थिक शोषण को समाप्त करना, स्वामी और सेवक की व्यवस्था को समाप्त करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके द्वारा समाज में आर्थिक समानता लाई जा सकती है। कुछ विचारकों ने अपने विचार भी दिए हैं। जैसे हॉब्सन ने कहा है, एक भूखे मर रहे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ? वह स्वतंत्रता को न तो खा सकता है और न ही पी सकता है। यानी कहने का भाव यह है कि अगर व्यक्ति को हम स्वतंत्रता दे दें और उसके पास आर्थिक अधिकार ना हो, उसकी आर्थिक स्थिति जो है वह ठीक ना हो, तो उस स्वतंत्रता का उस व्यक्ति के लिए क्या लाभ? दूसरी परिभाषा एक है GDH कोल की। उसने भी एक परिभाषा दी है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक डोंग है। बिल्कुल सही कहा है। जब तक हमें समाज में आर्थिक समानता नहीं मिलेगी, तब तक हम राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न को समझने के लिए मैं कुछ बिंदु आपको बता रहा हूं, उनके माध्यम से यह प्रश्न और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं बिंदुओं का एक बार नाम आपको बता रहा हूं, फिर उनका धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। पहला बिंदु है, निर्धन व्यक्ति के लिए मताधिकार का कोई महत्व नहीं।
निर्धन व्यक्ति द्वारा मताधिकार का दुरुपयोग की संभावना। गरीब व्यक्ति द्वारा मताधिकार का सदुपयोग असंभव। नंबर 4 पे है गरीब व्यक्ति द्वारा मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता। 5वां बिंदु है निर्धन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। और 6ठा बिंदु है निर्धन व्यक्ति उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन बिंदुओं के माध्यम से हम इस प्रश्न को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है निर्धन व्यक्ति के लिए मताधिकार का कोई महत्व नहीं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक स्वतंत्रताओं में से वोट का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन निर्धन व्यक्ति के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह न तो इसको खा सकता है और न ही पी सकता है। निर्धन व्यक्ति हमेशा अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। निर्धन व्यक्ति को वोट का अधिकार देना एक वास्तविक वस्तु की बजाय उसकी परछाई मात्र देना है। यदि निर्धन व्यक्ति को मताधिकार व मजदूरी में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो वह मजदूरी को ही चुनेगा। अतः गरीब व्यक्ति के लिए मताधिकार का कोई महत्व नहीं है। कहने का भाव यह है कि निर्धन व्यक्ति को पहले आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए, फिर कहीं जाके वह अपने मताधिकार का ठीक प्रयोग करेगा। दूसरा जो बिंदु है निर्धन व्यक्ति द्वारा मताधिकार का दुरुपयोग की संभावना। प्रिय विद्यार्थियों, निर्धन व्यक्ति मताधिकार का दुरुपयोग करता है। वह लोभ में आकर अपने मत को बेच देता है। इसमें निर्धन व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। दोष है तो केवल उसकी निर्धनता का, क्योंकि वह अपने मताधिकार को बेचकर अपने परिवार की कई दिनों की भूख मिटा सकता है। निर्धन व्यक्ति लालच में आकर मताधिकार का दुरुपयोग कर बैठता है, अर्थात गरीबी के कारण वह अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खो देता है। इसमें भी कहने का भाव यही है कि जो निर्धन व्यक्ति है अपने मताधिकार का प्रयोग तभी कर पाएगा जब उसकी मौलिक आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। तीसरा जो बिंदु है गरीब व्यक्ति द्वारा मताधिकार का सदुपयोग असंभव। प्रिय विद्यार्थियों, मताधिकार न केवल एक महत्वपूर्ण अधिकार है बल्कि यह एक पवित्र कर्तव्य भी है। गरीब व्यक्ति अपने इस अधिकार के महत्व और पवित्रता दोनों को कायम नहीं रख पाता। निर्धन व्यक्ति स्वयं अशिक्षित होने के कारण मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर सकता और न ही सही नेता का चयन कर सकता। यही निर्धन व्यक्ति होने के कारण वे अपने बच्चों को ही शिक्षा नहीं दे पाते। अतः निर्धन व्यक्ति सीधे साधे होते हैं और चालाक राजनीतिज्ञ उनका शोषण करते हैं। वे उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते। और कई बार तो प्रिय विद्यार्थियों देखने में आता है कि कुछ राजनीतिज्ञ गरीब लोगों को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर के उनके मत का प्रयोग अपने पक्ष में करवा लेते हैं। कहने का भाव यही है कि गरीब व्यक्ति द्वारा मताधिकार का सदुपयोग बहुत ही ज़्यादा असंभव है, क्योंकि वह आर्थिक रूप से सुसंपन्न नहीं है। चौथा जो बिंदु है वह है गरीब व्यक्ति द्वारा मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रिय विद्यार्थियों, अधिकतर देखने में आया है कि निर्धन व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाने में लगा रहता है। उसके लिए मताधिकार की अपेक्षा अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए काम पर जाना महत्वपूर्ण है। अतः वह काम को छोड़कर वोट डालने नहीं जाता। गरीब देशों में मताधिकार का कम प्रयोग होता है। कहने का भाव यह है कि जो गरीब व्यक्ति है वह तो वोट डालने ही नहीं जाता। उसे लगता है कि आज अगर मैं एक दिन खराब करूंगा तो मेरे बच्चों के लिए जो जरूरी सामान है वह नहीं आ पाएगा, इसलिए मेरा काम जरूरी है, वोट डालना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। पांचवा जो बिंदु है वह है निर्धन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। कहने को तो
प्रिय विद्यार्थियों, के चुनाव लड़ने का राजनीतिक अधिकार सबको मिला हुआ है, लेकिन आम तौर पर देखने में आया है कि निर्धन व्यक्ति कैसे चुनाव लड़े। चुनाव लड़ना बहुत कठिन है और इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि जुटानी पड़ती है जो गरीब व्यक्ति नहीं जुटा सकता। इसलिए यह जो राजनीतिक अधिकार गरीबों को दिया गया है, यह मात्र एक ढोंग है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता। छठा जो बिंदु है वह है निर्धन व्यक्ति उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकता। प्रिय विद्यार्थियों, जहां तक उच्च पदों और सरकारी पदों को प्राप्त करने का प्रश्न है, निर्धन व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। वह उन पदों को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, क्योंकि उन पदों को प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए। निर्धन व्यक्ति या श्रमिक वर्ग स्वयं तो वह शिक्षित होता ही है, साथ में उसकी संतान भी केवल धन के अभाव में अशिक्षित रह जाती है, क्योंकि उनके पास इतने आर्थिक साधन नहीं होते कि वह अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें और उन्हें उच्च पद प्रदान करने योग्य बना सकें। उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने की चिंता लगी रहती है, इसलिए उनका राजनीति में भाग लेना एक सपना है। इसके अतिरिक्त निर्धन व्यक्ति तो सरकारी नौकरियों से के प्रार्थना पत्र भी नहीं भेज सकते, क्योंकि उनके लिए भी धन की आवश्यकता होती है। कहने का भाव यह है कि निर्धन व्यक्ति के लिए उच्च पद प्राप्त करना मात्र एक अपवाद है, क्योंकि आज अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति और अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति भी उच्च पद प्राप्त करने में जो है असंभव रह जाते हैं, वह नहीं कर पाते। गरीब आदमी की तो औकात ही क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का भाव यह है कि जब तक देश में आर्थिक समानता नहीं आएगी, तब तक राजनीतिक समानता का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता व्यर्थ है। अगर राजनीतिक समानता लानी है तो सबसे पहले लोगों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा, उनको आर्थिक सुसंपन्न करना पड़ेगा, तब जाके कहीं देश में राजनीतिक समानता आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में इतना ही। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।